अब ये है कि जो ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, इसमें आप लोगों को बताया था एक छोटा सा मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है यहाँ से। एक स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे H2O है या NH3 है, ये मॉलिक्यूल रिमूव होता है इसमें। और दूसरा ये है कि जो आपने दोनों मोनोमर यूज करने हैं उनकी कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए। अगर डिफरेंट कंसंट्रेशन यूज करेंगे तो जो मॉलिक्यूलर वेट कम होगा पॉलीमर का, जो पॉलीमर बनेगा। और फिर एक बात की थी कि प्योर मोनोमर यूज करने, उनमें इम्प्यूरिटी ना हो। अगर इम्प्यूरिटी होगी तो पॉलीमर की यील्ड कम होगी। उसके बाद ये है कि ये बातें हम आगे जाके करेंगे कि चेन लेंथ पे इसकी डिपेंडेंस है या नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि काइनेटिक्स ऑफ स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल है, HOCH2 ट्वाइस OH, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है। पीछे जो हमने एग्जांपल की है ना, उसमें जो आपके पास था वो हेक्सामिथाइलिन था डाइअमाइन, और एक एग्जांपल में इथाइलिन ग्लाइकोल भी, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है। और दूसरी साइड पे सक्सीनिक एसिड है, ये सक्सीनिक एसिड है, ये सक्सीनिक एसिड देखें, ये सक्सीनिक एसिड है। यहाँ सक्सीनिक एसिड क्या होता है जी, मैं लिखूं HO C डबल बॉन्ड O CH2 ट्वाइस CH2 ट्वाइस। अगर यहाँ CH2 के 4 यूनिट हों तो एडिपिक एसिड बनता है, 2 यूनिट हो तो सक्सीनिक एसिड बनता है, ये सक्सीनिक एसिड है, ये सक्सीनिक एसिड है HO। और यहाँ पे ये इथाइलिन ग्लाइकोल है OH। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को, तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन, एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी। अच्छा, जो पीछे हमने किया है उसमें यहाँ एडिपिक एसिड यूज हुआ है, यहाँ पे ये सक्सीनिक एसिड। एसिड हाइड्रोक्सल प्रोवाइड करता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है। ये तो ये आपके पास जो है पॉलीएस्टर आप लोगों के पास मिलता है। ये रिएक्शन जो है एसिड की प्रेजेंस में भी होता है और एसिड की एब्सेंस में भी होता है। अगर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो तो क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट हो क्या होता है। याद रखें, ये कुछ बातें याद करने की, और ये है कि कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन थर्ड ऑर्डर है, कैटलिस्ट की एब्सेंस में ये रिएक्शन थर्ड ऑर्डर है। ये लिखा है, जो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन है या पॉलीमर बनने का प्रोसेस है, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्सिल एंड सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड। आप में से कोई बताएगा कि क्या मतलब है कि पॉलीमराइजेशन बनने का जो रेट है हाइड्रोक्सिल के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर, कोई बताएगा इसका मतलब क्या है। सर कंसंट्रेशन अगर डबल करें तो वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर 4 गुना हो जाए तो वो होती है सेकंड ऑर्डर, अगर 8 गुना हो जाए तो थर्ड ऑर्डर। मैं पूछ रहा हूँ ये फर्स्ट ऑर्डर, इसका मतलब क्या है। देखें, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कंसंट्रेशन अगर हम डबल करें तो पॉलीमराइजेशन की स्पीड भी डबल हो जाती है, होता है फर्स्ट डबल हो ऑर्डर। जाए। सेकंड ऑर्डर होता है, अब अगर इसके लिहाज से सेकंड ऑर्डर है, इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड की कंसंट्रेशन डबल करने से रिएक्शन की स्पीड 4 गुना तेज हो जाएगी। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि बताएं कि एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में क्या रेट है, आप कहेंगे ओवरऑल रेट थर्ड है, फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्सिल और सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके बाद यहाँ एक बात आप लोग देखें, ये माइनस की साइन जो है ये शो करती है डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये टाइम के साथ साथ कम होता है, रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट तो टाइम के साथ कंज्यूम ही होता है, तो कंज्यूम होने को माइनस की साइन से शो किया है कंसंट्रेशन ऑफ दिस। तो रेट को शो करने का एक तरीका है। अगर कोई प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ लिख दिया जाए तो प्लस की साइन, रिएक्टेंट है तो माइनस की साइन। तो आप अगर प्रोपोर्शनल की साइन खत्म करेंगे तो यहाँ के आएगा। अब अगर ये जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की किसी भी टाइम पे, किसी टाइम पे सपोज किसी भी टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C है, इसकी कंसंट्रेशन भी C है, इसकी कंसंट्रेशन भी C है, तो ये C स्क्वायर बनेगा।
ये c रेज़ पर 1 बनेगा और ये क्या है माइनस dc ओवर dt माइनस dc, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की कंसंट्रेशन की जगह पे सारी जो कंसंट्रेशन टर्म उनकी जगह पे c लगा दिया। तो अब यहाँ जो रेट इक्वेशन हमारे पास बन गई वो बन गई माइनस डी सी ओवर डी टी इज इक्वल टू के सी इंटू सी स्क्वायर। तो अब क्या होगा, ये बना हमारे पास माइनस डी सी ओवर डी टी इज इक्वल टू के इंटू सी स्क्वायर। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेरिएबल सेपरेट करें आप, जब वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा माइनस डी सी बाई सी क्यूब ओवर सी क्यूब, दिस विल गिव dt के dt। इंटू डी टी। अब आप क्या करें, अब आप इसको इंटीग्रेट करें, इक्वेशन को इंटीग्रेट करें और आपको पता है अगर बटे में c की पावर 1 हो तो नेचुरल लॉ का फार्मूला लगेगा, 1 के अलावा कुछ भी पावर फार्मूला लगेगा और पावर फार्मूला लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, c क्यूब है ऊपर जाके c रेज़ पर -3 लगाना पड़ेगा, यहाँ डी सी आ गया इज इक्वल टू के इंटू डी टी। पावर फार्मूला डी टी है, ये कैंसिल हो गया ना डी और ये, तो यहाँ के टी आ गया प्लस सी। यू बेटर नो दिस फ्रॉम काइनेटिक्स वी डिड इन फर्स्ट पार्ट ऑफ एमएससी। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, इस पे पावर फार्मूला लगाएं तो क्या बनेगा -3 प्लस 1 इंटीग्रेशन का पावर फार्मूला ये है ना, वही जो पावर है वो बटे में आ गई -3 प्लस 1। ये बात तो ये पावर फार्मूला, ये नेक्स्ट पेज पे सारा किया हुआ है, मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यहाँ देखेंगे अब ये वही पावर फार्मूला लगाया है इधर हमने, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, यहाँ ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गई, सी की पावर ऊपर -2 है बटे के नीचे आके 2 हो गया, 1 ओवर 1 डिवाइडेड बाई 2 सी स्क्वायर के टी प्लस आगे आगे कांस्टेंट। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। जब टाइम 0 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन C नॉट है, तो T की जगह 0 पुट किया, अब कांस्टेंट इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। जब टाइम 0 है तो C जो है वो C नॉट इक्वल है, तो अब यहाँ से वैल्यू फाइंड करें 1 ओवर 2 C नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, जब टाइम 0 है ये सारी टर्म 0 आ गई और यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पुट कर दें 1 ओवर 2 सी नॉट स्क्वायर। कोई एक जो आपने काइनेटिक किए कोई एक क्वेश्चन वहां से देख ले तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये प्लस वाली टर्म इधर जाके माइनस हो जाएगी, जब ये माइनस हो जाएगी तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये देखिए हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ये वैल्यू फाइंड हो रही है 1 ओवर 2 सी नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू है। ये वैल्यू जब यहाँ पुट की इस ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पुट की, इसको उधर दूसरी साइड में जाके माइनस हो गया ये, तो ये बन गया। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लें, अगर आप 2 कॉमन ले लें तो आपके पास क्या 1 ओवर सी स्क्वायर ओवर -1 ओवर सी नॉट स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है इज इक्वल टू के टी। अब ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो बल्कि इसको ऐसा लिखें तो ये ज्यादा बेटर है, 1 ओवर 2 सी स्क्वायर इज इक्वल टू के टी प्लस, एक बात बताएं किसी भी इक्वेशन में टाइम इन्वॉल्व हो तो टाइम को किस एक्सिस पे लेते हैं, टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे, इंडिपेंडेंट होता है। टाइम आ जाएगा, वाई एक्सिस पे क्या चीज लेते हैं, ये चीज कंसंट्रेशन 1 ओवर 2 सी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास करेगी,
अगर इसके अंदर कुछ भी ऐड ना हो रहा होता फिर ओरिजिन में से पास करते, लेकिन इसमें कुछ ऐड हो रहा है तो ये ओरिजिन में से पास नहीं करेगी। इसका स्लोप क्या है? इसका जो चीज एक्स एक्सिस पे लें उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो स्लोप होता है। एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है के, ये स्लोप है। तो यहाँ इंटरसेप्ट क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ आई है ये इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये हमने वाई एक्सिस पे लिया, टी एक्स एक्सिस पे लिया, ये स्लोप है, ये इंटरसेप्ट। ठीक है, कोई क्वेश्चन? नो सर। कोई क्वेश्चन किसी? नो सर। नो सर। अब यहाँ देखें आगे, ये वही जो मैंने आपको बात बताई है वो लिखी हुई है यहाँ पे कि ये जो है यहाँ माइनस वाली टर्म को, बल्कि ये इन्होंने ये किया है कि 2 कॉमन लेके 2 किधर लेके आ गए 2kt, और फिर -1 और c नॉट स्क्वायर किधर लेके प्लस हो गया। अब t के साथ ड्रा किया, ये स्लोप आ गया और ये इंटरसेप्ट आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है। रिजल्ट है दिस इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, 1 और c नॉट स्क्वायर इज intercept, slope is 2k, the value of c decreases with time। c की वैल्यू डिक्रीज टाइम के साथ क्यों करती है? क्योंकि c जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को c कहा था, तो आपको पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो वक्त के साथ कम होती है। अब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन देखें, कोई रिएक्शन कितनी हद तक हुआ है। मेरी बात सुने, सपोज आप लोगों ने 10 मोल इनिशियल कंसंट्रेशन यूज की है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन C नॉट सपोज आपने 10 मोल की है इस्तेमाल, और आपके पास जो फाइनल कंसंट्रेशन आई है एंड पे वो 3 मोल आई है, तो बता सकते हैं कंज्यूम कितनी हुई है? रिएक्टेंट के 10 मोल शुरू में लिए थे ना, 2 घंटे बाद देखा तो वो 3 मोल रह गए, कितनी कंज्यूम हुई है? 7 मोल। 7 मोल, यानी C नॉट माइनस C ये कंज्यूम हुई है। तो जो कंज्यूम हुई है डिवाइडेड बाय जो टोटल हमने यूज की थी उसे हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। कंज्यूम जो हुई है माइनस कंज्यूम 10 में से 3, ये 7 बटा ये कंज्यूम हुई है, ये कंज्यूम हुई है। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है कितनी कंसंट्रेशन आप लोगों ने इनिशियली ली थी और उसमें से कितनी कंज्यूम हुई है। यहाँ देखें आप लोग C नॉट माइनस C ओवर C नॉट। अब देखें P इज लेस देन 1, P कैन नॉट बी ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 1, अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने 10 मोल रिएक्टेंट लिया है तो प्रोडक्ट आपके पास 12 मोल बन जाए। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के खिलाफ है ना, क्यों भाई? जी सर। 10 मोल रिएक्टेंट लिया है, 12 मोल प्रोडक्ट बन गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए जो P है ना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इस P की मैक्सिमम आंसर 1 ही आ सकता है। 1 आंसर कब आता है? जब आप लोगों ने इनिशियली 10 मोल यूज किए, बटे में लिखे, और 10 मोल में से 10 मोल ही कंज्यूम हो गए, तो तब इसका आंसर 1 आएगा। क्या 10 मोल में से 11 मोल कंज्यूम हो सकते हैं? नो सर। हाँ जी, नो सर। नहीं हो सकता। तो इसलिए P का आंसर कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगा, हमेशा 1 से कम आएगा, ये 1 के इक्वल आएगा। ये हो सकता है 10 के 10 मोल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में चेंज हो गए हो। तो P इज लेस देन इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 होता है जब सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, लेकिन अगर रिएक्टेंट की मिकदार में से कुछ चेंज हो, 10 में से 9 भी हो जाए, तो फिर भी इसकी वैल्यू 1 से लेस होगी। बट P कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। P ग्रेटर देन 1 होने का मतलब ये है आपने यूज कम की है और कंज्यूम ज्यादा होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब यहाँ देखें आप लोग, अब अगर C नॉट यहाँ चला जाए, PC नॉट बन गया C नॉट माइनस C, PC नॉट को इधर लेके आ जाए, माइनस C को इधर लेके जाए, माइनस C इधर प्लस हो गया, PC नॉट इधर माइनस हो गया, C नॉट कॉमन ले, 1 माइनस P रह गया। अब इस C की जगह पे जो आप लोगों ने पीछे C की वैल्यू पुट कर दे इस इक्वेशन में, 1 ओवर C स्क्वायर वाज इक्वल टू 1 ओवर C नॉट स्क्वायर माइनस प्लस 2kt।
अब ये जो सी की वैल्यू आप लोगों ने निकाली है वो सी की वैल्यू यहाँ पुट कर, यहाँ इसकी जगह पे, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या होगा आपके पास, ये जब आपने वैल्यू यहाँ पुट की ये बन गया। अब ये दोबारा आपके पास ये जो चीज बनी है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये देखिए ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, 1 over 1 over 1 over 1 minus p 1 whole minus square. p इसका स्क्वायर। एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, time, p। क्या ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन जो है ये ओरिजिन में से पास करेगी? नहीं, यहाँ पे कुछ No, ऐड sir. हो रहा है, ओरिजिन में से पास नहीं करेगी। इसका स्लोप क्या होगा, जो चीज एक्स एक्सिस पे ली है जो कुछ उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो स्लोप है आपका। 2c naught square, 2c dot square. लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, ये वाली। ये फाइंड करने का तरीका सुन ले। कोई रिएक्शन आपके पास है, प्रैक्टिकल एग्जांपल आप ले लेते हैं। सपोज कोई रिएक्शन हो रहा है तो हम देखते जाएंगे हर टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन बाकी रह गई। और आपको पता है अगर आपके पास सी आ जाए तो आप पी फाइंड कर सकते हैं। पी कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको पता है पी जो होता है ना ये सी नॉट माइनस सी ओवर सी नॉट होता है। अब सी नॉट तो हमेशा कांस्टेंट होता है, सपोज 10 मोल है, सी नॉट तो हमेशा कांस्टेंट होगा। आप लोग जो कुछ फाइंड करेंगे हर टाइम पे सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जब सी चेंज होता जाएगा तो पी का आंसर चेंज होता जाएगा। जब आप पी फाइंड कर लें तो फिर 1 over 1 माइनस पी इसका स्क्वायर फाइंड कर लें। हर टाइम पे इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, क्योंकि हर टाइम पे सी डिफरेंट होगा। जब सी डिफरेंट होगा, सी यहाँ पुट करने से हर टाइम पे पी डिफरेंट होगा। पी डिफरेंट होगा तो इस फैक्टर की वैल्यू डिफरेंट होगी। समझ आई या नहीं आई बच्चों? Yes, sir. उमैर को मैंने ये सारे नोट्स जो है ना ये भेज दिए हैं। उमैर है ना क्लास में, सुन रहे हैं उमैर? या सर भेज दिए उसने, हमें भी भेज हाँ दिया। ये देखें यहाँ पे ये बनाया गया है ग्राफ की स्लोप, ये क्या है देखिए। अब P जो है, P के क्या यूनिट्स हैं और इस रिएक्शन के लिए क्या यूनिट्स हैं। तो P जो है उसके तो कोई यूनिट नहीं है। वजह क्या है, P के यूनिट्स क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर भी कंज्यूम्ड कंसंट्रेशन है और नीचे है इनिशियल कंसंट्रेशन। ऊपर कंसंट्रेशन है उसके यूनिट भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब होंगे, नीचे भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो पी के कोई यूनिट नहीं। मोल पर डेसीमीटर क्यूब को इकट्ठा एम लिखते हैं, कैपिटल एम लिखा हो उसका मतलब है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। रेट कांस्टेंट के जो है उसके यूनिट्स क्या है वो देखें। रेट कांस्टेंट के यूनिट देखें वो क्या है। तो आपके पास जो है कंसंट्रेशन जो है आपके पास उसकी पावर होती है 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स। कोई भी रिएक्शन हो उसमें रेट कांस्टेंट के यूनिट फाइंड करने का ये तरीका। किसी भी रिएक्शन के लिए किसी भी काइनेटिक में ये एक शॉर्टकट है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने का शॉर्टकट है। कंसंट्रेशन रेट पर 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स। अब कंसंट्रेशन क्या होती है, ये तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, मोल पर डीएम क्यूब। यहाँ पावर में ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो 1 माइनस 3 होगा सेकंड इनवर्स। 1 माइनस 3 क्या होता है, -2, तो मोल की पावर -2 बन गई। और वो जो -2 है जब डीएम यहाँ 3 से -2 मल्टीप्लाई होगा डीएम रेज़ पावर -6 होगा, -6 और साथ आ गया सेकंड इनवर्स। तो अगर मैं कहूँ कि के यूनिट्स क्या हैं, मोल रेज़ पर -2 डीएम रेज़ पावर +6 सेकंड इनवर्स। किसी को समझ ना आई हो कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन
हाफ लाइफ कैसे करते हैं, हाफ लाइफ मालूम करने का तरीका देखिए। हाफ लाइफ मालूम करने, हाफ लाइफ के बारे में भी आप लोगों को पता है, जो हाफ लाइफ है किसी भी रिएक्शन के लिए वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रेज्ड टू पावर n-1। अब n-1 ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, n की जगह पे 3 आएगा, 3 - 1 2 आ गया, तो देखें C0 का स्क्वायर आ गया। लेकिन आप लोग इसमें वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप लोगों ने पहले प्रैक्टिस की हुई है। मैंने आपको काइनेटिक्स खुद पढ़ाई है, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आप एक दफ़ा वहां से पढ़ें और एक दफ़ा यहाँ से पढ़ें, ये चीज़ें हो जाए। ये देखें, सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होने पे कितना टाइम लगता है। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी से मुराद है, पी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। देखें पी है क्या, पी है कंज्यूम्ड कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन। सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास 10 है, 10 में से मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना बन सकता है, 10 ही बन सकता है, ज्यादा नहीं बन सकता। जी सर। ये तो नहीं हो सकता रिएक्टेंट कम में प्रोडक्ट ज्यादा बन गया, ऐसा तो नहीं है। ये हो सकता है कि सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, 10 की 10 कंज्यूम हो जाए, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ये 10 है ना, इसमें से रिमेनिंग बची नहीं, कुछ 0 है, 10 - 0 ये भी 10 है, तो ये कैंसिल हो गया, 1 बच गया, यहाँ 1 आ गया। तो जब सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए तो हम कहेंगे पी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। हम देखना चाहते हैं कि सारे के सारे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए टाइम कितना लगता है, ये इक्वेशन फॉलो करें। 1/1 माइनस पी, पी जो है मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ये 1 - 1 0, 1/0 इंफिनिटी होता है। समंदर में एक लोटा पानी का डाल दें या निकाल दें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्फिनिटी में से ये 1 माइनस कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी ही रहेगा। बाकी ये चीज बची 2C0 के जो है ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो गया, जब ये डिवाइड करेंगे तो फिर भी इन्फिनिटी आएगा। तो सारे के सारे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए जो टाइम लगता है इन्फिनिट टाइम लगता है, इन्फिनिट टाइम लगता है सारे के सारे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए, इन्फिनिट टाइम लगता है। अब है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये क्या है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होती है कितने मोनोमर्स मिलके कितने मॉलिक्यूल मोनोमर में शामिल है मल्टीप्लाइड विद मास ऑफ 1 मोनोमर। एग्जांपल मैंने दी थी, सपोज पॉलीथीन है, सपोज आपके पास पॉलीथीन है, इसके सपोज 1000 यूनिट मिले हैं, तो कितने यूनिट इसके कंबाइन हुए हैं, इसे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। और इसका मैस कैसे है, एक यूनिट का मैस 28 है, तो टोटल मैस क्या होगा 28 ज़रब ये आएगा टोटल मैस। एम क्या है, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वन रिपीटिंग यूनिट एक्स एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकालने का तरीका n0/n, कितने टोटल मोनोमर यूज किए हैं, उनमें से कितने मोनोमर जो है वो पॉलीमर बनाने में इस्तेमाल हो गए, ये टोटल है, और जो पॉलीमर बनाने में इस्तेमाल हुए बटे में लिखे हुए। और जो पीछे हमने किया है कंज्यूम्ड कंसंट्रेशन वाला, उस फार्मूले के मुताबिक अगर हम पी की बात करें तो पी क्या है n0 - n, यानी ये है ना C0 की जगह पे n0, C0 - C था ना, बटे में C0 था, तो यहाँ क्या बना n0 - n और n0 मल्टीप्लाई करें, बाकी सारा वही है। और जब आप करेंगे फाइनल तो आपके पास n0 और n की वैल्यू ये आ गई। n0 और n की वैल्यू जो है आपको पता है, अभी हमने ये भी देखा है कि n0 और n जो है ये तो एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है, तो x बार इज इक्वल टू 1/1 माइनस p, ये आपके पास आ गया x n इज 1/1 माइनस p। अब मॉलिक्यूलर मास फाइंड कैसे करते हैं, वो फाइंड करने का तरीका ये है, ये फार्मूला है इसका 1/1 माइनस p
P की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 1/1 - 1 इन्फिनिटी इन्फिनिटी यहाँ पुट करें तो जो आपके पास इन्फिनिट टाइम के बाद बनेगा ना पॉलीमर, उसका मॉलिक्यूलर मास भी इन्फिनिटी होगा, मॉलिक्यूलर मास भी इन्फिनिटी होगा। फॉलो कर रहे हैं ये बात? यस Yes, sir. अब जो आप लोगों ने पहले किया है वो ये किया है कि इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्सिल, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ सी पुट कर दें और बाकी सारा देखें प्रोसीजर वही है, ये सारा प्रोसीजर वही है। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई, सारा प्रोसीजर वही है, सारे का सारा वही है, ये सारा वही है। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन तक कल आप लोग करेंगे, इंशाल्लाह। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से पहले पहले। ठीक है जी। Yes, sir. फारिग वक्त में क्या कर रहे हैं? Sir, time ही कहाँ मिलता है फारिग का? अर्तगरल ड्रामा नहीं देख रहे आप लोग? यस कौन सर सा? मैं देख रही थोड़ा हूँ थोड़ा सा। सारे लोग देख के मैं भी देख रहा हूँ। सर, बड़ा अच्छा ड्रामा है। मैं तीसरे अभी तक सीजन की चार- 22वीं किस्त पे हूँ। उससे सर हम पहले सीजन की चौथी किस्त है। सर मैं सही है। दूसरे सीजन की 72 72 किस्त सर मैं जी तीसरे- उसको छोड़ें, आप मनी आज तक है। सर पांचवें किस्त की शुरू करें, पांचवें सीजन शुरू करें, साल से मजे का वो है वैसे। देखिए स्टोरी नहीं सुनाना होती, मैं हमेशा सही अपनी है। वाइफ से भी लड़ता हूँ, मुझे वो आगे बता देती है कि अब क्या होने वाला है। सर जी, सर मनी आज मैं तक है, जब- आपको मैं पता जब- चलेगा। मैं जब ड्रामा वो देख रहा हूँ Netflix। तो मैं अपने बेटे को भी कहता हूँ, मुझे वो भी बता देता है कि अब यहाँ से ये होगा, वो छोटा सा है उसे भी आइडिया है, तो मैं उसको भी पास नहीं जाने देता। आसिफ आपने बड़ी ज्यादती की हमारे साथ। मुझे नहीं पता था सर, असल तारीख तो शुरू उधर से होती है। ये तो 17 बुनियादी सारी रूल है। के खिलाफ है ना कि आपने पहले ही बता दिया है कि क्या होने वाला है। अरे अभी सर आप बहुत पीछे हैं, अभी बड़ी पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। इमन आप कौन से तीसरे सीजन पे हैं, दूसरे पे हैं? दूसरे सीजन सर। साइमा आप? सर मैं देखती नहीं हूँ। एमन वैसे वहां तो पाबंदी है लगी हुई सऊदीया में नहीं ना? सर, नेट तो कैसे है ना। नेट वगैरह तो है सर, कैसे हाँ पाबंदी? हुकूमती लेवल पे पाबंदी लगाई हुई उन्होंने ना। लेकिन नहीं सर, नेट वगैरह तो है। YouTube पे मिल जाते हैं, आप ये TTV की ऐप कार ले, उससे आ जाता है यार किसी का। क्या ऐप की हुई है ये ना, ऐप की हुई है। ऐप? कौन सी ऐप पीटीवी की? प्ले स्टोर से करनी है? पीटीवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड होती है डेली। अच्छा सही है। यार आप लोग बहुत स्लो हो गए ना, हम तो आगे चलना चाहते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह सर। हाफिज़ सर। अल्लाह।